हे हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो आज का अपना एजेंडा है कि हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 96 से लेके सेक्शन 100 तक कवर करेंगे। सेक्शन 96 टू सेक्शन 100, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है 96 टू 100? 96 टू 100 बात करते हैं मीटिंग्स के बारे में। किसके बारे में? मीटिंग्स के बारे में। ठीक है। तो कंपनी में जनरल मीटिंग कितने तरह का होगा? कंपनी में जनरल मीटिंग होता है, एक होता है एजीएम और एक होता है ईजीएम, यानी एनुअल जनरल मीटिंग, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं एजीएम की। सबसे पहले बात करते हैं एजीएम की। एनुअल जनरल मीटिंग, ये नाम से ही क्या पता चल रहा है कि ये साल में कितनी बार होगा? साल में एक बार होगा। कितनी बार होगा साल में? तो भैया साल में एक बार होगा। प्रोविजन क्या बोलता है सेक्शन 96 का? कि एवरी कंपनी, हर एक कंपनी को एजीएम करना है साल में एक बार। हर एक कंपनी को एजीएम करना है साल में एक बार, एक्सेप्ट ओपीसी। एक्सेप्ट ओपीसी। क्लियर है? हाँ जी भैया। फिर टाइम लिमिट क्या है एजीएम का? टाइम लिमिट होना चाहिए ना एजीएम का। देखो, सब मैं मार्क करवा देता हूँ। बोलता है एवरी कंपनी shall hold AGM every year. Every company shall hold AGM every year एक्सेप्ट ओपीसी। यानी कि ओपीसी को छोड़ के हर एक कंपनी, ओपीसी को छोड़ के सारी कंपनी साल में एक बार क्या करेगा? साल में एक बार एजीएम करेगा। क्लियर है? ये हुआ 96 सबसेक्शन 1। अब देखो टाइम लिमिट के बारे में क्या बोलता है। टाइम लिमिट क्या होना चाहिए एजीएम करने का? अरे भैया टाइम लिमिट कुछ तो होगा। कभी भी कर देंगे एजीएम, मतलब मुंह उठा एजीएम कर दी, चलो आज एजीएम करने का मन है, आज कंपनी जनरल मीटिंग करेगी, चलो आज जनरल मीटिंग खेलेंगे। ऐसा नहीं होता। एक डेट, एक टाइम स्पेसिफाई किया गया है, और वो क्या है? बोलता है कि टाइम लिमिट क्या है एजीएम का। तो एजीएम का टाइम लिमिट होता है, टाइम लिमिट होता है, एजीएम का टाइम लिमिट होता है, देखो, एजीएम का टाइम लिमिट होता है 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और 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 15 मंथ फ्रॉम द लास्ट एजीएम। 15 मंथ फ्रॉम द लास्ट एजीएम। 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड 15 मंथ फ्रॉम द लास्ट एजीएम। 6 महीने फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, 6 महीने फाइनेंशियल जिस दिन खत्म हुआ वहां से 6 महीने के अंदर, और लास्ट एजीएम जिस दिन हुआ वहां से 15 महीने के अंदर एजीएम कंडक्ट कर लेना है। और टाइम लिमिट क्या होता है? विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, या तो 6 महीना पहले हो जाए या 15 महीना पहले हो जाए, यानी दो एजीएम के बीच का गैप 15 महीना हो जाए, या फिर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर, दोनों में से जो पहले आएगा उस डेट को एजीएम कंडक्ट होगी, उस डेट को एजीएम कंडक्ट होगा। क्लियर है? लेकिन ये जो टाइम लिमिट है ये सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए है। ये जो टाइम लिमिट है ये सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट एजीएम? यानी ये फर्स्ट एजीएम की बात नहीं कर रहा है, ये सब्सिक्वेंट एजीएम की बात कर रहा है। यानी पहला एजीएम के बाद जो एजीएम होगा, फर्स्ट एजीएम के बाद जो एजीएम होगा उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट एजीएम। एक बात बताओ, इज इट पॉसिबल कि किसी भी कंपनी का फर्स्ट एजीएम जो होगा उसका टाइम लिमिट 15 मंथ लास्ट एजीएम से पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि अरे भैया उसका तो पहला पहला हैप्पी बर्थडे है। क्या है? उसका तो पहला हैप्पी बर्थडे है। तो पहला हैप्पी बर्थडे भैया साल खत्म होने के, यानी कि जो पहला एजीएम है वो साल खत्म होने के कुछ 6 महीने के अंदर ही कर लेना पड़ेगा ना। तो प्रोविजन बोलता है, कंपनी एक्ट का प्रोविजन बोलता है कि कंपनी का फर्स्ट एजीएम जो होगा, कंपनी का फर्स्ट एजीएम जो होगा वो साल खत्म होने के 9 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट एजीएम शैल बी 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट एजीएम शैल बी, फर्स्ट एजीएम शैल बी 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है? हाँ जी भाई क्लियर है। तो पहला एजीएम 9 महीने के अंदर होगा। पहला एजीएम फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर होगा। और उसके बाद सब्सिक्वेंट एजीएम क्या होगा? सब्सिक्वेंट एजीएम में विच एवर इज अर्लियर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, जिसमें होगा
फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर और लास्ट एजीएम से 15 महीने के अंदर एजीएम हो जाना चाहिए। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। क्लियर है? हाँ जी। देखो क्या बोलता है, क्या बोलता है, बोलता है बोलता है कि एक चीज और सुन लो। जिस साल इनकॉर्पोरेशन हुआ कंपनी का, उस साल में कोई एजीएम नहीं होगा। जिस साल कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा उस साल में कोई एजीएम नहीं होगा। एक बात बताओ, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ से फॉर एग्जांपल 1 नवंबर 2022, 1 नवंबर 2022 ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, क्या उस साल में एजीएम होगा? 22 31 31 मार्च 2023 के पहले कोई एजीएम होगा कंपनी का? नहीं। क्यों? अरे भैया उस साल में तो वो पैदा ही हुआ है। पहले वो 1 साल का, एक बात बता, कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जब 1 साल का होता है उसके बाद उसका बर्थडे मनाते हैं ना? हाँ जी भैया, 1 साल बाद उसका बर्थडे मनाते हैं। तो जब कंपनी पैदा हुई तो पैदा होने के बाद फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसके बाद उसका हैप्पी बर्थडे मनाएंगे ना, दैट मीन्स उसके बाद उसका एजीएम करेंगे ना। हाँ जी भैया, उसके बाद उसका एजीएम करेंगे। लेकिन फर्स्ट एजीएम के लिए डेट कितना है, टाइम कितना है? फर्स्ट एजीएम के लिए टाइम कितना मिला है? फर्स्ट एजीएम के लिए टाइम मिला है 9 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 31 दिसंबर के पहले कंपनी को अपना एजीएम कर लेना पड़ेगा, कर लेना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ जी। अब एक बात बताओ, एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ एजीएम, सुनना, एजीएम के ड्यू डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? एजीएम के ड्यू डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं? तो सुनो, फर्स्ट एजीएम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एजीएम में ऑलरेडी 6 महीने की जगह 9 महीने का टाइम दिया गया है। बट इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एजीएम, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। देखो, और वो क्या होगा कि सब्सिक्वेंट एजीएम में एक्सटेंशन कैसे पॉसिबल है? अगर कोई स्पेशल रीजन है, अगर कोई स्पेशल रीजन है तो तो कंपनी को GNL1 फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। उसके बाद रजिस्ट्रार जो है वो उसके बाद रजिस्ट्रार जो है वो मैक्सिमम 3 महीने का क्या देगा? एक्सटेंशन ग्रांट करेगा। रजिस्ट्रार जो है वो मैक्सिमम कितने दिन का ग्रांट करेगा एक्सटेंशन? 3 महीने का। 3 महीने का एक्सटेंशन ग्रांट करेगा। ठीक है? बोलता है हाँ, लेकिन 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 बेटा कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। किसके लिए? फर्स्ट एजीएम के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, बट सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए एक्सटेंशन पॉसिबल है। बट कंपनी को स्पेशल रीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है? और स्पेशल रीजन प्रोवाइड करने के बाद रजिस्ट्रार जो है GNL1 फॉर्म फाइल करेगा। कौन? कंपनी फाइल करेगी आरओसी को। आरओसी कितने दिन का मैक्सिमम टाइम पीरियड देगा, कितने दिन का मैक्सिमम एक्सटेंशन देगा? तो 3 महीने का मैक्सिमम एक्सटेंशन देगा। कौन? रजिस्ट्रार। हाँ, लेकिन ये जो स्पेशल रीजन है वो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल होना चाहिए। ये जो स्पेशल रीजन है वो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है? ऐसा नहीं कि कंपनी बोल रही है GNL1 फाइल करके रजिस्ट्रार को कि अरे रजिस्ट्रार साहब, मेरे कंपनी का एनुअल अकाउंट्स रेडी नहीं है, तो क्या मेरे को ग्रांट मिल सकता है, एक्सटेंशन मिल सकता है? रजिस्ट्रार बोले चल भाग यहाँ से, कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। वाई? ये सिचुएशन जो है, ये रीजन जो है वो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल नहीं है। हाँ, अगर कंपनी के आरओ में यानी रजिस्टर ऑफिस में आग लग जाए, या फिर बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, जिसमें क्या हो गया, जो इंसान के बस में था नहीं, जिसकी वजह से क्या हो गया, एनुअल अकाउंट्स रेडी नहीं हो पाया। ठीक है? आग लग गया, एनुअल अकाउंट्स रेडी था, आग लग गया, फिर से बनाना पड़ेगा। इन दैट केस आरओ जो है, रजिस्ट्रार जो है, वो क्या करेगा? एक्सटेंशन देगा, अदरवाइज एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अदरवाइज एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं
डे टाइम प्लेस, डे टाइम प्लेस किसका, एजीएम का। डे टाइम प्लेस क्या होना चाहिए, डे क्या होना चाहिए, दिन क्या होना चाहिए, एनी डे, एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। यानी कि एजीएम कब करेंगे, किसी भी दिन नेशनल हॉलीडे को छोड़ के, किसी भी दिन नेशनल हॉलीडे को छोड़ के, किसी भी दिन नेशनल हॉलीडे को छोड़ के। टाइम क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए ड्यूरिंग बिजनेस आवर, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, यानी कि 9 AM टू 6 PM, 9 AM टू 6 PM। ठीक है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अपन लोगों ने पढ़ा डे और टाइम के बारे में, अपन लोगों ने पढ़ा डे और टाइम के बारे में। डे, डे क्या होगा, डे होगा एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। टाइम क्या होगा, एजीएम शैल बी कंडक्टेड ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर, दैट मींस 9 AM टू 6 PM। क्लियर है। प्लेस क्या होना चाहिए, अरे कौन सी जगह पे एजीएम करेंगे, टाइम तो पता चल गया, डे पता चल गया, प्लेस क्या होगा। तो बोलता है कि या तो आरओ में करो, या तो आरओ में करो, यानी कि कंपनी का जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां, वहां, या फिर सम अदर प्लेस, सम अदर प्लेस विद इन द सिटी टाउन विलेज, यानी विद इन द सीटीवी, विद इन द सीटीवी, विद इन द सीटीवी। ये सीटीवी क्या है भैया, ये सीटीवी है सिटी टाउन एंड विलेज। या तो आरओ में करो, नहीं तो सम अदर प्लेस विद इन द सेम सीटीवी, जहां पे तुम्हारा आरओ, जहां पे तुम्हारा आरओ सिचुएटेड है, जहां पे कंपनी का आरओ सिचुएटेड है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी भैया ठीक है। तो टाइम क्या होगा, टाइम होगा बिजनेस आवर, यानी बिटवीन 9 AM टू 6 PM। डे क्या होगा, एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। प्लेस क्या होगा, प्लेस होगा आरओ और एट सम अदर प्लेस विद इन द सीटीवी एंड विच रजिस्टर ऑफिस ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड। क्लियर है। अब सुन, अब सुन, एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अनलिस्टेड कंपनी जो होगा, अनलिस्टेड कंपनी जो होगा वो अपना एजीएम एनी प्लेस इन इंडिया कर सकता है। अनलिस्टेड कंपनी अपना एजीएम एनी प्लेस इन इंडिया करेगा। ठीक है, आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ मेंबर इन एडवांस, इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। सुना क्या बोल रहा है कि अनलिस्टेड कंपनी जो है वो अपना एजीएम इंडिया में कहीं भी कर सकता है, इंडिया में कहीं भी कर सकता है। बस मेंबर से एडवांस में क्या लेना है, कंसेंट लेना है। या तो मेंबर रिटन कंसेंट दे दे या इलेक्ट्रॉनिक मोड से कंसेंट दे दे। वहां पे क्या हो जाएगा, एजीएम वहां पे कंडक्ट, उस प्लेस पे कंडक्ट हो जाएगा। ये किसके केस में है, ये किसके केस में, ये अनलिस्टेड कंपनी के केस में है। ये अनलिस्टेड कंपनी के केस में है, अनलिस्टेड कंपनी के लिए ये अनलिस्टेड कंपनी का ये क्या है, ये एजीएम का एक्सेप्शन है, अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता। अनलिस्टेड कंपनी को क्या दिया गया है, एग्जम्पशन, क्या दिया गया है, एग्जम्पशन। क्लियर है। अब सुन, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी को भी एग्जम्पशन दिया गया है, गवर्नमेंट कंपनी को भी एग्जम्पशन दिया गया है, गवर्नमेंट कंपनी को एग्जम्पशन दिया गया है। और वो क्या है, गवर्नमेंट कंपनी को सिर्फ प्लेस का एग्जम्पशन दिया गया है। जैसे अनलिस्टेड कंपनी को प्लेस का एग्जम्पशन दिया गया है, वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी को सिर्फ और सिर्फ प्लेस का एग्जम्पशन दिया गया है। बोलता है गवर्नमेंट कंपनी हैज बीन exempted to conduct its AGM at any place as CG may decide। क्या बोल रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में exempt any company from the provision of this subsection subject to such condition it may be imposed। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो गवर्नमेंट कंपनी को एग्जम्पशन किसका दिया है, वो गवर्नमेंट कंपनी को एग्जम्पशन दिया सिर्फ और सिर्फ प्लेस का, डेट और टाइम, डे और टाइम का एग्जम्पशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्लेस का एग्जम्पशन है। अरे गवर्नमेंट कंपनी है भाई, सरकारी कंपनी, सरकार की कंपनी है। घूमने फिरने का मन किया, चलो आरओ में क्या करना है या सेम सिटी में क्या करना। वो गाना है ना, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, कोई देख लेना हमें यहाँ, चलो घूम के आए हम। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का है, चलो घूम के आए हम, एजीएम कर लेंगे उधर ही। क्लियर है। तो अनलिस्टेड कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी को प्लेस का एग्जम्पशन है। नाउ
कम टू सेक्शन 8 कंपनी। अरे सेक्शन 8 कंपनी का मतलब क्या रे? सेक्शन 8 कंपनी का मतलब चैरिटेबल कंपनी। कौन सा कंपनी? चैरिटेबल। वो कंपनी जो किस चीज का काम कर रहा है? चैरिटी का काम कर रहा है। उसको किस चीज का प्रोविजन एग्जम्पशन दिया गया है? सुन, उसका उसको एग्जम्पशन दिया गया है टाइम डेट एंड प्लेस, तीनों का। टाइम डेट एंड प्लेस तीनों का। ठीक है, टाइम डेट एंड प्लेस तीनों का, तीनों का। ठीक है, एज इट्स मेंबर में इंस्ट्रक्ट बोर्ड, एज इट्स मेंबर इंस्ट्रक्ट बोर्ड। ठीक है, तो सेक्शन 8 कंपनी को एग्जम्पशन मिला है टाइम डेट प्लेस तीनों का। ठीक है, हाँ जी भैया ठीक है। तो ये था सेक्शन 96। अब एक बात बता, अब एक बात बता, अगर 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 एजीएम टाइम पे नहीं हुआ तो, एजीएम टाइम पे नहीं हुआ तो क्या? तो कुछ ना कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। हाँ भैया कॉन्सिक्वेंसेस है क्या? अच्छा एक बात और सुन, एक बात और सुन, एक बात और सुन ले। ये जो टाइम लिमिट है एजीएम का, टॉप 100 लिस्टेड कंपनी के लिए, टॉप 100 लिस्टेड कंपनी के लिए ये 6 महीने की जगह 5 महीने है। टॉप 100 लिस्टेड कंपनी के लिए ये 6 महीने की जगह 5 महीने है। टॉप 100 लिस्टेड कंपनी के लिए। और ये टॉप 100 लिस्टेड कंपनी कैसे डिसाइड होगा? उसके मार्केट कैप से, यानी नंबर ऑफ शेयर इनटू इट्स मार्केट प्राइस। क्लियर है? हाँ जी भाई क्लियर है। अब आगे बढ़। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अगर मैंने, अगर कंपनी ने एजीएम टाइम पे नहीं करवाया तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस लिखा है सेक्शन 98 में, सॉरी 99 में। इसका कॉन्सिक्वेंसेस कहां लिखा है? सेक्शन 99 में। बोलता क्या है? एज पर सेक्शन 99 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, 2013 क्या बोलता है? कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, बोलता है डिफॉल्ट इन होल्डिंग द मीटिंग ऑफ अ कंपनी एज एजीएम on the direction issued by the tribunal। ठीक है, इसको हटा। देख क्या बोलता है? बोलता है कि कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ अ कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, सुनना, कंपनी के लिए भी बात कर रहा है और जिस डायरेक्टर की वजह से एजीएम नहीं हो पाया उसके लिए भी बात कर रहा है। उसको, उसके ऊपर फाइन है। क्या है? फाइन है। फाइन है 1 लाख रुपया पर डे। फाइन है 1 लाख रुपया पर डे और 5,000 रुपया पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। 5,000 रुपया पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। अब एक बात बता, अब एक बात बता, टॉप 100 लिस्टेड कंपनी जो है, कौन? टॉप 100 लिस्टेड कंपनी, टॉप 100 लिस्टेड कंपनी, उसको क्या फर्क पड़ेगा क्या? उसको क्या फर्क पड़ेगा क्या ये फाइन से? 100 रुपया? 1 लाख रुपया? अच्छा, और क्या? और क्या हो सकता है? 5,000 पर डे, बस इतना ही? नहीं करेंगे। ए फाइन पे कर रहे हैं, एजीएम नहीं करना है। तो फिर टॉप जो 100 लिस्टेड कंपनी है उसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो उसके लिए प्रोविजन बनाया गया सेक्शन 97 में। उसके लिए प्रोविजन बनाया गया कहां पे? सेक्शन 97 में। पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल एजीएम, पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल एजीएम, पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल एजीएम सेक्शन 97 में बनाया गया। और सेक्शन 97 क्या बोलता है? सेक्शन 97 बोलता है notwithstanding anything contained in this act or article of a company, notwithstanding anything contained in this act or article of the company, यानी कि भाड़ में गया जो कंपनीज एक्ट बोल रहा है, यानी सेक्शन 96 में, और कंपनी का आर्टिकल बोल रहा है, भाड़ में गया। अब जो हम बोल रहे हैं वो होगा, अब जो हम बोल रहे हैं वो होगा। बोलता है इफ कंपनी फेल्स टू कंडक्ट एजीएम एज पर सेक्शन 96, कि अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया एजीएम कंडक्ट करने में एज पर 96, एज पर सेक्शन 96, अगर कंपनी ने क्या किया? डिफॉल्ट। अगर कंपनी ने क्या किया? डिफॉल्ट।
अगर कंपनी ने क्या किया, डिफॉल्ट, अगर कंपनी ने क्या किया है, डिफॉल्ट, एजीएम कंडक्ट करने में अगर कंपनी ने क्या किया, डिफॉल्ट, तो तो ऑन द एप्लीकेशन, ऑन द एप्लीकेशन, ऑन द on the application of any member of the company, on the application of any member of the company, call or direct the calling of AGM, call or direct the call of AGM। इसका मतलब क्या हुआ, बोलता है कि अगर कंपनी के किसी भी मेंबर ने एनसीएलटी के पास अप्लाई कर दिया, किसके पास, एनसीएलटी के पास अप्लाई कर दिया, तो एनसीएलटी जो है वो या तो खुद से एजीएम कॉल करेगी या फिर कंपनी को डायरेक्ट करेगी कि एजीएम कॉल करो। एनसीएलटी या तो सुओ मोटो, सॉरी, एनसीएलटी या तो खुद एजीएम कॉल कर देगी, नहीं तो कंपनी को डायरेक्ट करेगी कि क्या, एजीएम कॉल करो। ठीक है, एजीएम कॉल करो। एंड ऑल्सो गिव्स डायरेक्टर ऑल्सो, और क्या करता है, और क्या करता है, और डायरेक्शन देता है कि अगर सिंगल मेंबर भी प्रेजेंट हुआ उस मीटिंग में, चाहे वो खुद मेंबर हो या फिर प्रॉक्सी हो, चाहे वो खुद मेंबर हो या प्रॉक्सी हो, वो मीटिंग वैलिड माना जाएगा, वो मीटिंग वैलिड माना जाएगा, वो मीटिंग वैलिड माना जाएगा। तो क्या बोला भैया, सेक्शन 97 क्या बोला कि अगर कंपनी क्या, अगर कंपनी एज पर सेक्शन 96 एजीएम होल्ड नहीं करती है, तो अगर कंपनी के किसी भी मेंबर ने एनसीएलटी को अप्लाई कर दिया एजीएम के लिए, तो एनसीएलटी क्या करेगी, एनसीएलटी या तो खुद कॉल करेगी एजीएम, नहीं तो डायरेक्शन देगी कंपनी को कि एजीएम कॉल करो, और साथ ही साथ डायरेक्शन देगी कि अगर एक भी पर्सन और प्रॉक्सी उस मीटिंग को अटेंड किया है तो वो मीटिंग वैलिड माना जाएगा, वो मीटिंग वैलिड माना जाएगा। क्लियर है, हाँ जी भाई, क्लियर है। ठीक है, वो मीटिंग वैलिड माना जाएगा, बोल रहा है ना, सब्जेक्ट टू एनी डायरेक्शन ऑफ द ट्राइब्यूनल। ठीक है, ट्राइब्यूनल बोलेगा तो वो मीटिंग वैलिड हो जाएगा। क्लियर है, हाँ जी भैया, क्लियर है, ओके। तो ये क्या हुआ, ये हुआ सेक्शन 96 एजीएम। एजीएम के बारे में अपन लोगों ने पढ़ लिया, एजीएम के पेनाल्टी के बारे में अपन लोगों ने पढ़ लिया सेक्शन 99 में, और एजीएम अगर 97 में पढ़ लिया कि अगर एजीएम नहीं हुआ तो वो, अगर कोई भी मेंबर अप्लाई कर देता है एनसीएलटी को, तो एनसीएलटी के पास पावर है कि एनसीएलटी क्या कर देगा, एजीएम कॉल कर देगा या फिर कंपनी को डायरेक्शन देगा एजीएम करने को। ठीक है, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट ईजीएम, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या पढ़ेंगे, ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक बात बता, एक मीटिंग करके तो कंपनी का कुछ होना नहीं है। अरे साल में एक मीटिंग करके कंपनी क्या कर लेगी, तो कंपनी क्या करती है, एजीएम तो एक ही होना है, तो कंपनी क्या करती है, और सारे मीटिंग को कंडक्ट, जनरल मीटिंग को कंडक्ट करती है। उसका नाम क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। उसका नाम क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्लियर है, हाँ जी भाई, क्लियर। अब देखो, ईजीएम कब बुलाया जाएगा, ईजीएम कब बुलाया जाएगा, बोलता है द बोर्ड में डीम्स फिट कॉल एन ईजीएम, द बोर्ड में डीम्स फिट कॉल एन ईजीएम, द बोर्ड में डीम्स फिट कॉल द ईजीएम। यानी कि बोर्ड को जब लगेगा कि हाँ मीटिंग बुलानी चाहिए, बोर्ड क्या कर देगा, मीटिंग बुला देगा। क्लियर है, हाँ जी भाई, क्लियर है। या फिर या फिर या फिर या फिर या फिर या फिर बोर्ड को जो है, बोर्ड को जो है वो रिक्वेस्ट आया, बोर्ड को रिक्वेस्ट आया राइटिंग में, बोर्ड को रिक्वेस्ट आया राइटिंग में। ठीक है, बोर्ड को रिक्वेस्ट किया कौन, बोर्ड को रिक्वेस्ट किया कौन, मेंबर, बोर्ड को रिक्वेस्ट किया मेंबर, बोर्ड को रिक्वेस्ट किया मेंबर,
और वो मेंबर किसके लिए रिक्वेस्ट किया, ईजीएम बुलाने के लिए, बोर्ड को रिक्वेस्ट करता है मेंबर इन रिटन एट आरओ कि ईजीएम बुलाया जाए कंपनी का, ठीक है, ईजीएम बुलाया जाए कंपनी का। अब एक बात बता, जिसके पास एक तो शेयर होगा वो भी ईजीएम के लिए बोर्ड को क्या कर सकता है, रिटन रिक्वेजिशन डाल सकता है। फिर तो कोई, फिर तो शेयर होल्डर लोग धज्जियां उड़ा देगा, किसका, कंपनी का। कोई भी उठ के जाएगा, अरे चलो ईजीएम करो, ईजीएम तो एक बार होगा साहब, चलो हम ये ईजीएम करते हैं। तो नहीं, उसके लिए कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो रिक्वेजिशनिस्ट, यानी कि जो रिक्वेस्ट करेगा किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, ईजीएम के लिए, उसके पास, उसके पास अकेला दुकेला तीन किला, यानी या तो अकेले या दो चार लोगों को मिला के कितना होना चाहिए, एट लीस्ट 1/10 ऑफ 1/10 ऑफ पीयू एससी होना चाहिए, 1/10 ऑफ पीयू एससी होना चाहिए, या फिर या फिर 1/10 ऑफ वोटिंग राइट होना चाहिए, 1/10 ऑफ वोटिंग राइट होना चाहिए एजीएम को कॉल करने के लिए। यानी कि जो जो मेंबर रिक्वेस्ट करेगा किसको, डायरेक्टर को, ईजीएम के लिए, उस मेंबर के पास या तो 1/1/10 क्या होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, उस कंपनी का पीयूएससी होना चाहिए, या फिर 1/10 ऑफ वोटिंग राइट होना चाहिए। क्लियर है, या फिर 1/10 ऑफ वोटिंग राइट होना चाहिए, बोला ना, एटलीस्ट 1/10 ऑफ वोटिंग, टोटल वोटिंग पावर होना चाहिए किसके पास, या तो मेंबर के पास अकेला, नहीं तो और बाकी लोग मिला के, मेंबर के पास अकेला नहीं तो और बाकी लोग मिला के। क्लियर है, हाँ जी भैया क्लियर। अब देख, और अगर मेंबर ईजीएम के लिए रिक्वेस्ट डाला है, अगर मेंबर ईजीएम के लिए रिक्वेस्ट डाला है तो मैटर स्पेसिफाई करना होगा, मैटर स्पेसिफाई करना होगा। किस चीज के लिए भैया, क्या कर रहे हैं, ईजीएम करना, ईजीएम के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, एजेंडा क्या है ईजीएम बुलाने का, वो मेंबर को स्पेसिफाई करना होगा। क्लियर है, हाँ जी भाई क्लियर है। अब देखो, रिक्वेजिशन जिस दिन मिला बोर्ड को, रिक्वेजिशन जिस दिन मिला बोर्ड को, वहां से 21 दिन के अंदर, जिस दिन रिक्वेजिशन मिला बोर्ड को वहां से 21 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर मीटिंग कंडक्ट हो जाना चाहिए, वहां से 21 दिन के अंदर मीटिंग कंडक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज, अदरवाइज देखो, नहीं, जिस दिन जिस दिन मेंबर, जिस दिन कंपनी को क्या क्या रिसीव हुआ, जिस दिन कंपनी को रिसीव हुआ रिक्विजिशन, वहां से 21 दिन के अंदर नेसेसरी स्टेप लेगा कौन, कंपनी, नेसेसरी स्टेप लेगा कौन, यानी कि बोर्ड, वहां से बोर्ड क्या लेगा, नेसेसरी स्टेप, और 45वें दिन, और 45वें दिन क्या करेगा, 45वें दिन क्या करेगा, और 45वें दिन क्या करेगा, मीटिंग बुला लेगा, 45वें दिन क्या करेगा, मीटिंग बुला लेगा, 45वें दिन क्या करेगा, मीटिंग बुला लेगा। क्लियर है, क्लियर है, हाँ जी। यानी कि 21 दिन में क्या लेना है, 21 दिन में नेसेसरी स्टेप लेना है, और 45 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर क्या करना है, 45 दिन के अंदर मीटिंग कंडक्ट करवा देना है। अदरवाइज, अदरवाइज वो जो रिक्वेजिशनिस्ट है, अदरवाइज वो जो रिक्वेजिशनिस्ट है, वो 3 महीने के अंदर खुद से मीटिंग कर लेगा, वो 3 महीने के अंदर खुद से मीटिंग कॉल कर लेगा। तो क्या हुआ, क्या बोला, बोर्ड जो है वो नेसेसरी स्टेप लेगा जिस दिन रिक्वेजिशन मिला वहां से 21 दिन के अंदर, रिक्वेजिशन से 45 दिन के अंदर क्या करेगा बोर्ड, ईजीएम कंडक्ट करवाएगा। अगर बोर्ड, इफ बोर्ड फेल्स टू कंडक्ट, इफ बोर्ड फेल्स टू कंडक्ट ईजीएम विद इन 45 डेज, then then requisitionist, then requisitionist may themselves call the meeting within 3 months, requisitionist may call the meeting within 3 months। क्लियर है, हाँ जी भैया क्लियर है। देख, वो जो रिक्वेजिशनिस्ट है, वो जो ईजीएम कंडक्ट करेगा उसी मैनर में करेगा जिस मैनर में बोर्ड ने
बुलाया था, जिस मैनर में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और जो भी रीजनेबल एक्सपेंस इनकर्ड होगा किसका, रिक्विजिशनिस्ट का। एक बात बता, कंपनी के मेंबर ने क्या बुलाया, कंपनी के मेंबर ने ईजीएम करवाया, खर्च हुए होंगे ना, पैसा खर्चा हुआ होगा ना, हाँ हाँ भैया, पैसे खर्च हुए होंगे। तो मेंबर को पैसे कौन देगा, मेंबर को जो भी रीजनेबल एक्सपेंडिचर मेंबर ने किया है उस ईजीएम को कंडक्ट करवाने के लिए, वो तो मेंबर को मिलना चाहिए। हाँ जी, मिलना चाहिए। तो वो कंपनी जो है वो रिम्बर्स करेगी, किसको, मेंबर को। और फिर कंपनी जो है डिफॉल्टिंग डायरेक्टर से, वो डिफॉल्टिंग डायरेक्टर से पैसे वसूलेगी, ठीक है। यानी कि रीजनेबल एक्सपेंस कंपनी किसको दी, मेंबर को। अब कंपनी किससे पैसे लेगी, डिफॉल्टिंग डायरेक्टर से पैसे लेगी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी भैया, यहां तक तो ठीक है। अब सुनो, एक चीज और, अब एक बात और सुनो। देख, अगर कोई होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है, कौन है, होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है, उसका एजीएम, बीओडी, होली ओन्ड सब्सिडरी है ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एक वैसा होली ओन्ड सब्सिडरी है जिसका 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 होल्डिंग कंपनी का है, जिसका होल्डिंग कंपनी बाहर का है, यानी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसका। उस केस में ईजीएम जो है वो एनी प्लेस इन इंडिया होगा। होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का ईजीएम एनी प्लेस इन इंडिया होगा। वैसा होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी जिसका एक वैसा होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का होली ओन्ड सब्सिडरी है, ठीक है। उसका ईजीएम एनी प्लेस इन इंडिया होगा। क्लियर है, हाँ जी भैया, क्लियर है, ओके। सुन, एक चीज, एक बात सुन, सुनो। देखो, कंपनी के एजीएम का डे, डेट, टाइम फिक्स होता है। कंपनी के एजीएम का डे, डेट, टाइम फिक्स होता है। कंपनी के एजीएम का डे, डेट, टाइम फिक्स होता है। लेकिन जो ईजीएम बोर्ड कंडक्ट करती है उसका डे और टाइम कुछ भी हो सकता है। जो ईजीएम बोर्ड करवाती है उसका डे और टाइम कुछ भी हो सकता है, और जो ईजीएम रिक्विजिशनिस्ट ने कॉल किया है, जो ईजीएम रिक्विजिस यानी रिक्वेस्ट पे हो रहा है, वो एनी डे होगा एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे और बिजनेस आवर, यानी कि एज पर सेक्शन 96। ठीक है, हाँ जी भैया, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये ईजीएम भी कंडक्ट नहीं हुआ टाइम पे, तो क्या होगा, देखो, एजीएम के केस में सेक्शन 97 में एनसीएलटी के पास दो राइट है। पहला, या तो वो खुद कॉल करेगा, नहीं तो कंपनी को बोलेगा कॉल करने, या तो वो कॉल करेगा, ठीक है, या फिर कंपनी को बोलेगा कॉल करने। यानी कि यानी कि सेक्शन 96 में जो कॉल हुआ वो मेंबर को किया गया, ठीक है, मेंबर के रिक्वेस्ट पे मेंबर को किया गया, ठीक है, आप मीटिंग कंडक्ट करवा लो। बट इन केस ऑफ सेक्शन 98 ईजीएम के केस में एनसीएलटी के पास तीन पावर है। पहला, या तो एनसीएलटी सुओ मोटो ईजीएम कर देगा, सुओ मोटो यानी बाई ओन मोशन, खुद से मीटिंग करवा देगा, या फिर दूसरा, मेंबर ने एप्लीकेशन दिया होगा, तो मेंबर को बोलेगा कॉल कर लो, या फिर कंपनी को बोलेगा क्या, डायरेक्ट करने, कंपनी को क्या बोलेगा, कंपनी को डायरेक्शन देगा कॉल करने, बोलता है
कि एनसीएलटी इधर सुओ मोटो और ऑन एप्लीकेशन मेड बाय एनी मेंबर और एनी डायरेक्टर, सुनना, ईजीएम के लिए मेंबर भी रिक्वेस्ट डाल सकता है और डायरेक्टर भी डाल सकता है। तो बोल रहा है एप्लीकेशन ऑफ एनी डायरेक्टर और मेंबर, एप्लीकेशन ऑफ एनी डायरेक्टर और मेंबर, ठीक है। क्या करेगा, ईजीएम करने के लिए एनसीएलटी अलाउ करेगा या फिर एनसीएलटी कंपनी को डायरेक्शन देगा कि खुद से ईजीएम करो, ठीक है। एंड इन दैट केस ऑल्सो if a single member, in that case also one member of a company present in person or proxy shall be deemed to be constituted a valid meeting। अगर एनसीएलटी के द्वारा बुलाए गए, एनसीएलटी के द्वारा बुलाए गए मीटिंग में, ठीक है, यानी तीन चीज, अगर एनसीएलटी ने सुओ मोटो करवाया या फिर एप्लीकेशन दिया है डायरेक्टर ने या मेंबर ने, या फिर एनसीएलटी ने कंपनी को डायरेक्शन दिया है, इन ईच केस, इन ईच केस इन ईच केस अगर एक भी सिंगल मेंबर प्रेजेंट हुआ या तो वो खुद या फिर उसने प्रॉक्सी को भेजा है, तो वो मीटिंग वैलिड माना जाएगा, वो मीटिंग वैलिड माना जाएगा, ठीक है, वो मीटिंग वैलिड माना जाएगा। क्लियर है। एंड सेक्शन सेक्शन 99 में आप जान ही रहे, सेक्शन 99 में क्या है, सेक्शन 99 में पनिशमेंट है। पनिशमेंट किस चीज के लिए, डिफॉल्ट के लिए, कि अगर कंपनी ने क्या किया एजीएम के लिए, क्या कंपनी ने टाइम पे एजीएम नहीं करवाया, तो डिफॉल्ट कितना है, 1 लाख रुपया। फाइन कितना है, 1 लाख रुपया प्लस 5,000 प्रोडक्ट टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे और भी सारी चीजें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड चैनल को ढेर सारा प्यार दें ताकि मैं आप तक और बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड पहुंचा सकूं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।